नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। अचानक नानजिंग के पश्चिम से आकाश में प्रकाश की एक बीम चमकी। ऑटन ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन दोनों टकरा गए और एक्सप्लोजन हो गया। तकनीकी हथियार? ऑटन ने व्यंग्य किया। शहर के बाहर लड़ाई न लड़ने का एकमात्र कारण यह था कि वे तकनीकी हथियारों से सावधान थे। यहां तक कि इस मूल ग्रह के पास भी स्वर्ग में कदम रखने की तकनीक थी, इतनी कि वे ऐसे हथियार बना सकें जो उन्हें खतरे में डाल सकें। शहर के बाहर जेराल्डिन और शौर्य उतरे। ये टेरेंस है? ये बुरा है, जेराल्डिन ने कहा। शौर्य हैरान था। टेरेंस? जेराल्डिन ने गंभीरता से कहा, वो प्रथम सैन्य अकादमी में टॉप 3 में से एक है जिसका पावर लेवल 2500 है। उसका दिल बैठ गया। जब तक आप उसे रोक सकती हैं, मैं जल्द से जल्द ऑटन से निपट लूंगा। जेराल्डिन ने सोचा, जरूर, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। शौर्य ने सिर हिलाया और शैलेश के स्थान की ओर दौड़ा। प्रकाश की किरणें एक के बाद एक ऑटन की ओर बढ़ीं, लेकिन वो अधीर हो गया। इस स्थानीय व्यक्ति को मारने के बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। फिर वो जमीन की ओर बढ़ा और शैलेश पर वार किया। शैलेश ने दांत पीसते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और ऑटन का सीधा सामना करने लगा। ताकत के मामले में उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो टेरेंस से लड़ सकता है, लेकिन ऑटन के साथ होने से जीत तुरंत तय हो जाती। टेरेंस भी जमीन पे उतरा। हालांकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो तकनीकी हथियारों के हमलों से बच सकता है, फिर भी वो सतर्क था। जैसे ही वो शैलेश और ऑटन के बीच लड़ाई के पास पहुंचा, उसने एक अग्नि क्रिस्टल निकाला और उसे आकाश में फेंका। लाल क्रिस्टल काफी आकर्षक था, लेकिन ऑटन और शैलेश लड़ाई में व्यस्त होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दे पाए। टेरेंस की आंखें जोश से जल रही थी, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही उसकी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। हवा में पत्ते की तरह शरीर को घुमाते हुए उसने जेराल्डिन के दूसरे हमले से बचते हुए कहा, ये तुम हो? जेराल्डाइन ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से एक ज्वाला क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया, जिससे उसकी धधकती लपटें जमीन को जलाने लगी। फ्लेमिंग पाम। जेराल्डाइन ने अपनी हथेली से वार करते हुए गुर्राहट की। लपटें उसकी हथेली के बीचों बीच इकट्ठा हो गईं और टेरेंस पर हमला करते हुए और भी गहरे रंग में बदल गईं। टेरेंस गुस्से से आग बबूला हो गया और खून खांसने लगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शॉकवेव पाम का इस्तेमाल करते हुए उसकी दाहिनी हथेली तेजी से हिलने लगी और हवा में उछलने लगी। धमाका। दोनों ताड़ के पेड़ आपस में टकरा गए, जिससे आग की लपटें और झटके पूरे देश में फैल गए तथा 100 मीटर के दायरे में सभी इमारतें नष्ट हो गईं। प्रघात तरंगों के कारण बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं, जो हवा में जलते हुए सांप की तरह नाच रही थीं। जेराल्डिन कुछ कदम पीछे हट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। टेरेंस का शॉकवेव पाम शौर्य के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और अगर उसने युद्ध तकनीक का इस्तेमाल भी किया होता तो भी उसे रोकना उसके लिए मुश्किल होता। टेरेंस का भी समय अच्छा नहीं चल रहा था। अग्नि युद्ध तकनीकें मूल रूप से बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी थीं, और जेराल्डाइन ने तो ज्वाला क्रिस्टल की शक्ति भी उधार ले ली थी। ये हथेली का वार भी उसके वार से कमजोर नहीं था। जेराल्डिन, ये मेरा डोमेन है, टेरेंस दहाड़ा। जेराल्डिन ने कुछ नहीं कहा। उसके शरीर पर लगे कवच की अंगूठी से आग की लपटों में लाल रोशनी पड़ रही थी। टेरेंस ने दांत भींच लिए। उसके शरीर पर रिंग कवच चढ़ा हुआ था। उसने शुरू से ही इसे नहीं पहना था, लेकिन अब उसे दबाव महसूस हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो घायल हो गया था। दूर से ऑटन चौंक कर मुड़ा। जेराल्डिन, तुम यहां क्यों हो? शैलेश दहाड़ा और अपनी कुल्हाड़ी ऑटन पर तान दी। ऑटन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार उठाई और शैलेश पर तान दी। एक तेजची निकली और जमीन चीर गई। शौर्य ने अचानक अपनी चाल चली, रोविंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए ऑटन की तरफ दौड़ा। उसने एक ऐसी हथेली से वार किया जिससे तारे उभर आए। ये सीरियस पाम था। न तो ऑटन और न ही शैलेश को उम्मीद थी कि कोई आसपास छिपा होगा। जैसे ही उन्होंने शौर्य को देखा, ऑटन स्तब्ध रह गया और शैलेश हैरान। लेकिन अगले ही पल सीरियस पाम ने ऑटन की छाती पर वार किया। चीखने से पहले ही ऑटन का दिल टूट गया। ये राजसी ऊर्जा उसकी छाती में भी घुस गई और एक घर में घुसकर उसे नष्ट कर दिया। जमीन दबाव सहन नहीं कर सकी और तुरंत टूट गई। शैलेश ने चौंक कर शौर्य की ओर देखा। तुम? शौर्य ने मुड़कर शैलेश की तरफ पैर बढ़ाया। उसकी पीठ जेराल्डिन और टेरेंस की तरफ थी। अटैक करो मुझ पर, उसने फुसफुसाया। शैलेश की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने शौर्य पर हमला कर दिया। उसने जरा भी पीछे नहीं हटते हुए स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल किया। शौर्य ने हमले से बचने के लिए रोविंग स्टेप का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे। मुझे वहां धकेल दो, शौर्य ने आदेश दिया। शैलेश दहाड़ा और अपनी कुल्हाड़ी क्षैतिज दिशा में घुमाई। शौर्य ने कुल्हाड़ी की ताकत उधार ली और टेरेंस और जेराल्डिन के बीच युद्ध की ओर फेंका गया। धमाका। दूर तक एक जोरदार कंपन फैल गया। जेराल्डिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दाहिना हाथ कांपने लगा। टेरेंस ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था।
टेरेंस की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसका कवच आग की लपटों में झुलस गया था और उसमें दरार पड़ गई थी। संयोगवश शौर्य टेरेंस से कुछ ही दूरी पर एक दीवार से टकरा गया और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। टेरेंस ने शौर्य की ओर देखा और फिर दूर मृत पड़े ऑटन की ओर। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो कुछ कहने ही वाला था कि शैलेश दूर उड़ गया। तुम बच नहीं सकते। टेरेंस उछल पड़ा और शौर्य की ओर पीठ करके शैलेश का पीछा करने लगा। शौर्य ने खाली पड़े घर का इस्तेमाल हवा में छलांग लगाने और टेरेंस पर हथेली से हमला करने के लिए किया। सीरियस पाम किसी तारे की तरह घूम गया और टेरेंस की पीठ से टकराया। टेरेंस को पहले तो शौर्य की परवाह नहीं थी, लेकिन इस हमले ने उसे खतरे का गहरा एहसास दिलाया। उसने सहज रूप से बचाव किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टेरेंस के जमीन पर गिरते ही तारा फट गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। टेरेंस ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और पीछे की ओर उड़ गया, मुंह में खून थूका और फिर दीवार से टकरा गया। वेस्टा का रिंग कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और शौर्य भी बुरी तरह घायल हो गया था। जेराल्डिन ने अपनी बांह पकड़ी और नीचे देखने के लिए गड्ढे की ओर चली गई। टेरेंस जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो खून खांस रहा था। जेराल्डिन ने शौर्य को सदमे में देखा। वो इमेजिन करने में असमर्थ थी कि वो उसे इतनी सीरियस रूप से घायल करने में कैसे कामयाब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, मरते हुए टेरेंस ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक अजीब आकार की बंदूक निकाली। उसने जेराल्डिन पर निशाना साधा और गोली चला दी। ऊर्जा की एक किरण उसके कंधे को भेदती हुई निकली और जेराल्डिन ने जवाब में एक धधकती हथेली से वार किया, जो एक बार फिर उसी जगह पर गिरी जहां टेरेंस को शौर्य के कॉस्मिक पाम ने मारा था। इस हथेली ने टेरेंस के अंगों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उसकी मौत हो गई। जेराल्डिन जमीन पर गिर पड़ी और सदमे में टेरेंस की लाश को देखने लगी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हालांकि ग्रह के विकासवादी परीक्षण में मौतों की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी बहुत ज्यादा मौतें घृणा पैदा करती। इस लड़ाई में ऑटन और टेरेंस दोनों मारे गए थे, खासकर टेरेंस। वह सैन्य अकादमी के शीर्ष 3 छात्रों में से एक था और उससे बहुत उम्मीदें थीं। अब जब वो मर चुका था तो जेराल्डाइन घबरा गई थी। शौर्य ने उसके बुरी तरह घायल शरीर को अपनी ओर खींचा और कमजोरी से कहा, चिंता मत करो, मैं दादाजी से कहूंगा कि वे तुम्हें कैलाश शक्ति शिविर पर स्थानांतरित कर दें। जेराल्डिन ने उसे ठंडेपन से देखा। तुमने टेरेंस को किस हथेली से मारा है? यहां तक कि डबल शॉकवेव पाम भी उसे घायल नहीं कर पाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, वो तुम्हारे कारण घायल हुआ था। मैं तो बस उसी जगह पर चोट मार बैठा, शौर्य ने जवाब दिया। जेराल्डाइन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। 2500 शक्ति स्तर वाला कोई व्यक्ति एक साधक द्वारा कैसे घायल हो सकता है? अगर ये एक संयोग भी हो तो भी ये इतना आसान नहीं हो सकता। अचानक उनके पीछे से चीख सुनाई दी। शैलेश, जिसके बारे में उन्हें लगा था कि वो भाग गया है, फिर से प्रकट हुआ और जेराल्डिन और शौर्य पर अपनी कुल्हाड़ी तान दी। जेराल्डिन ने सहज ही शौर्य को पकड़ लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन शैलेश ने शौर्य को बाहर धकेलते हुए देखकर जल्दी से दिशा बदल ली। कुल्हाड़ी शौर्य से छूटकर उसके कान के पास जमीन पर जा लगी। शौर्य ने पलटकर अपनी हथेली जेराल्डिन के शरीर पर दे मारी। उसकी चोटें ऑटन जितनी गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बुरी तरह घायल करने के लिए काफी थी। जेराल्डिन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने दर्द सहते हुए शौर्य को लात मारी, जिससे वो उड़कर टेरेंस के पास जा गिरा। शैलेश फिर दहाड़ा और जेराल्डिन पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन जेराल्डिन ने टेरेंस की बंदूक उठाई और गोली चला दी। कुल्हाड़ी की किरण शैलेश की कुल्हाड़ी और उसके कंधे को चीरती हुई 10 मीटर से ज्यादा दूर जा गिरी और फिर जमीन पर गिर पड़ी। पता नहीं वो मरा या जिंदा। एक क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया, केवल जमीन पर आग की लपटें जल रही थीं। 4 प्रहरी और एक साधक के बीच लड़ाई ने नानजिंग के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया था, उसे आग के समुद्र में डुबो दिया था। जेराल्डिन ने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से कुछ उपचारात्मक गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया, जिससे उसकी चोटें ठीक हो गईं। कुछ मिनट बाद उसके चारों ओर से आवाजें आने लगीं। जेराल्डिन के चेहरे के भाव बदल गए जब वो रेंगते हुए गड्ढे से बाहर निकली। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और उसके कंधे में प्रकाश की एक किरण चुभ गई थी। उसे शैलेश के पास पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। जल्द ही प्रवीण, गंभीर और बाकी लोगों ने जेराल्डिन को घेर लिया। सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। जेराल्डिन ने घृणा से कहा, तुम मूल निवासी मेरी जान बख्शना चाहते हो? क्या आप इस मूल निवासी का जीवन नहीं चाहते हैं? उसने अपनी बंदूक शैलेश के सिर पर तान दी। जल्लाद को छोड़ दो, प्रवीण चिल्लाया। 5 किलोमीटर पीछे हट जाओ, वरना मैं उसे मार डालूंगी, जेराल्डिन ने गुस्से से कहा। प्रवीण और बाकी लोग एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन हिले नहीं। जेराल्डिन की आंखें ठंडी चमक से भर गईं जब उसने एक पत्थर उठाया और शैलेश के सिर पर दे मारा, जिससे खून बहने लगा। प्रवीण चिल्लाया, रुको, हम पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमें जल्लाद का इलाज करना होगा, वरना वो मर जाएगा। जेराल्डिन सहमत हो गया। जल्द ही एक डॉक्टर जेराल्डिन और शैलेश के पास आया और आपातकालीन उपचार करने से पहले उनके शरीर की जांच की। शैलेश का खून बहना बंद करने में पूरे 20 मिनट लगे। डॉक्टर ने कहा, जल्लाद की चोटें बहुत गंभीर हैं, हम और देर नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द व्यापक इलाज की जरूरत है।
जेराल्डिन ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, 5 किलोमीटर पीछे हट जाओ, मैं 3 घंटे में यहां से चली जाऊंगी, वरना इस स्थानीय व्यक्ति को मार डालूंगी। क्या जल्लाद 3 घंटे तक टिक सकता है? प्रवीण ने डॉक्टर को घूरते हुए पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। जल्द ही आसपास के शिविर के सभी सैनिक पीछे हट गए। आसपास कोई नहीं था और जेराल्डिन ने राहत की सांस ली। 3 घंटे तो बस एक बीमा संख्या थी। उसे पूरी तरह ठीक होने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे और बिना किसी सेंटिनल के कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जेराल्डिन ने टेरेंस की ओर और फिर ऑटन की ओर देखा। रुको, ऑटन कहाँ है? जेराल्डिन के चेहरे के भाव बदल गए और वो उठकर उसे देखना चाहती थी, लेकिन जरा सी भी हरकत से उसके पूरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। वो बेबस होकर बैठ गई, लेकिन जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ऑटन मरा भी न होता तो भी उसकी चोटें उससे ज्यादा गंभीर होती। उस याटा को भी उस पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए सबक सिखाना जरूरी था। जेराल्डिन से 1000 मीटर दूर ऑटन की लाश जमीन पर चुपचाप पड़ी थी। शौर्य जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी चोटें भी सीरियस थीं, लेकिन फॉर्मकास्ट मॉडल ही इस समय सबसे जरूरी चीज थी। फॉर्मकास्ट मॉडल उसे कुछ हद तक ठीक कर सकता था। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद शौर्य ने फॉर्मकास्ट मॉडल चिप ढूंढने से पहले ऑटन की 5 उंगलियां काट दी। यही वो मोमेंट है। शौर्य उत्साहित था क्योंकि उसने फॉर्मकास्ट मॉडल को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। जैसे ही उसने एक बार फिर उस परम शक्ति का एक्सपीरियंस किया, उसके पूरे शरीर में तीव्र पीड़ा ने तुरंत उसे जकड़ लिया। उसकी सभी कोशिकाएं पुनर्गठित और परिष्कृत हो रही थीं और उमड़ती हुई शक्ति मानो स्वर्ग को भी पार कर रही थी, मानो उसके जैसी एक नन्ही चींटी को धरती से बाहर ला रही हो। उफ! उसने मुंह भर खून थूक दिया। कोशिकाओं का पुनर्निर्माण दर्दनाक तो था, लेकिन एक वरदान भी था। वो महसूस कर सकता था कि उसका शरीर विकसित हो रहा है और तारों के साथ ज्यादा संगत होता जा रहा है। 1 घंटा बीत गया और जेराल्डिन की रंगत थोड़ी निखर आई। मुझे 1 घंटा और दो, मैं चल पाऊंगी, उसने उत्साह से कहा। उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। नानजिंग पर कब्जा करने से उसे भविष्य में और भी ताकतवरों से सौदेबाजी करने का एक जरिया मिल जाएगा। हालांकि कैलाश शक्ति शिविर कुछ हद तक सुरक्षित थे, लेकिन सभी ने इस नियम का पालन नहीं किया। सामान्य ग्रहों का विकसित होना तो ठीक था, लेकिन अब जब एस्ट्रल 10 प्रकट होने वाला था तो हर कोई इन परीक्षणों में चमकना चाहता था। इस बार पृथ्वी के परीक्षण क्रूर होने ही वाले थे। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि 2 महीने के भीतर ही परीक्षण के लिए आने वाले लोगों का दूसरा बैच आ गया था। उनके ट्रायल बैच का चयन बहुत पहले ही हो चुका था। उस समय एस्ट्रल 10 की खबर अभी अभी आई थी, इसलिए ज्यादा लोग ट्रायल में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि दूसरा बैच बिल्कुल अलग था। दूसरे बैच के सभी छात्र एस्ट्रल 10 के लिए आए थे। लेनी को नहीं पता था कि कौन कौन से व्यक्तित्व सामने आएंगे, लेकिन उसे पहले से ही अंदाजा था कि अकल्पनीय प्रतिभाएं सामने आएंगी। उसने जिनलिंग पर एकाधिकार करने की योजना नहीं बनाई थी। ये रियलिस्टिक नहीं था। वो बेहतर परिणामों के बदले जिनलिंग को कुछ खास लोगों पर निर्भर बनाना चाहती थी। यही उसका गोल था और यही टेरेंस का भी गोल होना चाहिए। आधा घंटा और बीत गया और जेराल्डाइन को लगा कि वो थोड़ी ठीक हो गई है। जैसे ही वो उठकर ऑटन को ढूंढने वाली थी, उसे कुछ ही दूरी पर एक तारे जैसी ऊर्जा का उभार महसूस हुआ। जेराल्डाइन ने चौंक कर देखा। ये क्या था? 1000 मीटर दूर शौर्य के शरीर का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने शरीर में ताकत महसूस की। अब माना जा सकता था कि उसने सचमुच साधना की दुनिया में कदम रख दिया है और अब उसके पास तारों को देखने की योग्यता है। जेराल्डाइन ने अपनी युद्ध शक्ति परखने के लिए अपने गैजेट पर टैप किया। बीप 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 आवाज लगातार बजती रही। उसकी अंतिम युद्ध शक्ति 1080 थी। जेराल्डाइन हैरान था। 1080? क्या वो अभी अभी सेंटिनल क्षेत्र में प्रवेश कर गया है? कौन? कहां? 1000 मीटर दूर शौर्य ने मलबे को एक तरफ धकेल दिया और जेराल्डिन को देखने के लिए बाहर चला गया। जेराल्डिन को झटका लगा, उसका दिल बैठ गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम सेंटिनल क्षेत्र में घुस गए? शौर्य कदम दर कदम उसके पास आया और मुस्कुराया। क्या तुम्हें इसका पता नहीं चला? जेराल्डिन ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसका स्वर नरम था। मुझे माफ करना याटा। मुझे दुश्मन के हमले को रोकने के लिए तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर बिलीव करना होगा। ये एक सहज रिएक्शन थी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। शौर्य उससे 1 दर्जन मीटर दूर चला गया और मुस्कुराया। बेशक मुझे तुम पर यकीन है। तुम अकादमी की एक विशिष्ट छात्रा हो और तुमने जीवन और मृत्यु जैसी परिस्थितियों का एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारे लिए ऐसी सहज रिएक्शन होना सामान्य बात है। जेराल्डिन मुस्कुराई। वाह, याटा, टेरेंस और ऑटन सब मर गए हैं और ये स्थानीय निवासी बुरी तरह घायल है। अब से जिनलिंग हमारा है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी इसे हमसे नहीं छीन पाएगा। ठीक है। उससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ उधार ले सकता हूं? शौर्य ने जेराल्डिन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। जेराल्डिन की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या? कुछ नहीं, बस कुछ ऊर्जा क्रिस्टल। जेराल्डिन की निगाहें तीखी हो गईं। तुमने क्या कहा? शौर्य ने उसे घूरते हुए कहा। चलो इसे इस तरह से कहें, अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी उसे सौंप दो। तुम मुझे लूटना चाहते हो? वो चिल्लाई।
शौर्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसे इतना डार्क मत बनाओ, मैं बस देख रहा हूं। जेराल्डिन खड़ी हुई और उसे घूरते हुए बोली, याटा, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी कुछ चोटें ठीक कर ली हैं तुम मुझे दबा सकते हो। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और मैंने भी अपनी कुछ चोटें ठीक कर ली हैं। अगर हम सचमुच लड़ें तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। मत भूलना, तुम अभी अभी 1080 की शक्ति वाले सेंटिनल बने हो। शौर्य के होंठ मुड़ गए। क्या ऐसा है? अगर तुम्हें सच में मेरी ताकत पर कॉन्फिडेंस था तो तुम मुझसे बात करने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जेराल्डिन की निगाहें झपक गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य ने आगे कहा, शक्ति स्तर केवल बाहरी दुनिया पर किसी की स्टार एनर्जी का इफेक्ट है। ये किसी की असली ताकत का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। क्या ये अकादमी की पाठ्यपुस्तकों का पहला वाक्य नहीं है? गलत। पाठ्यपुस्तकें आम लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहती। किसी का शक्ति स्तर जितना मजबूत होता है उसकी स्टार एनर्जी उतनी ही मजबूत होती है। कम शक्ति स्तर वालों पर इसका दमनकारी इफेक्ट पड़ता है। वरना आपको क्या लगता है कि टेरेंस मुझसे ज्यादा ताकतवर है? हमारे शक्ति स्तरों के बीच का अंतर लगभग 2 गुना है और कोई भी युद्ध तकनीक इसकी भरपाई नहीं कर सकती, जेराल्डिन ने ठंडे स्वर में कहा। शौर्य ने अपना पैर उठाया और एक बार फिर उसके पास गया। अगर तुम आश्वस्त हो तो आगे बढ़ो। जेराल्डिन की निगाहें तेजी से बढ़ते शौर्य को घूरते हुए तेज हो गईं। उसने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से एक ज्वाला क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया, जिससे लपटें हवा में उठने लगीं। उसे मजबूरन फ्लेमिंग पाम का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर वो शौर्य को हरा भी देती तो भी वो फिर से घायल हो जाती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जेराल्डाइन की हथेली का वार अपनी ओर आते देख शौर्य ने अपना हाथ उठाया। चांद उसकी हथेली के चारों ओर घूमता हुआ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉस्मिक पाम को छोड़ दिया। जैसे ही उनका संपर्क हुआ, चांद एक भयानक बल के साथ फटा, जिससे लपटें पूरी तरह से भस्म हो गईं और जेराल्डाइन 100 मीटर दूर उड़ गई। उसका हाथ टूट गया और वो दयनीय अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी और अविश्वास से शौर्य को घूरने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शौर्य अपनी एक ही हथेली से उसे इतना जख्मी कर देगा। ये कौन सी युद्ध तकनीक थी? ये निश्चित रूप से शॉकवेव पाम नहीं हो सकता था। ये ब्लेजिंग पाम का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी शक्ति का स्तर लगभग 2 गुना था और साधारण युद्ध तकनीकें इसकी भरपाई नहीं कर सकती थीं। शौर्य ने जलती हुई निगाहों से अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखा। ये सीरियस पाम था। सेंटिनल क्षेत्र में पहुंचने के बाद सीरियस पाम की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। उसकी हथेली में तारे दिखाई देते और वे इतनी शक्ति से फटते कि सब कुछ चकनाचूर हो जाता। और ये तो सिर्फ एक तारा था। अगर 2 होते तो क्या होता? 10, 20? ये कितना शक्तिशाली होगा? शौर्य ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। इस युद्ध तकनीक को लीक नहीं किया जा सका। इस शोरगुल ने गंभीर और बाकी लोगों को आकर्षित किया, लेकिन जब सेना फिर से प्रकट हुई तो उन्होंने केवल शौर्य को जमीन पर खड़ा देखा। भाई शौर्य? प्रवीण चौंक गया। गंभीर और बाकी लोग भी हैरान थे। वे सभी युद्ध के दौरान बहुत दूर चले गए थे और कुछ भी नहीं देख पाए थे। शौर्य ने कहा, उस औरत को बंद कर दो और जल्लाद को बचा लो। जेराल्डिन को सेना द्वारा तुरंत ले जाया गया और शैलेश को डॉक्टरों द्वारा उपचार कक्ष में ले जाया गया। रुको, शैलेश ने कमजोरी से पुकारा। सभी लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। शैलेश ने शौर्य की ओर देखा। कृपया, जब तक मेरा इलाज चल रहा है मैं नानजिंग को आपके पास छोड़ दूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया। चिंता मत करो। धन्यवाद, शैलेश ने बेहोश होने से पहले कहा। आज की लड़ाई ने नानजिंग को भारी नुकसान पहुंचाया था और शौर्य ने सेना को नष्ट हो चुकी बस्ती का पुनर्निर्माण करने और बचे हुए लोगों को शांत करने का ऑर्डर दिया। उसने सौम्या और बाकी लोगों को भी नानजिंग वापस लौटने का ऑर्डर दिया। ऐसी कई चीजें थीं जिनकी चिंता शौर्य को नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कैंप का उनसे निपटने का अपना मेथड था। वो जेराल्डिन को ढूंढने के लिए जेल के सबसे निचले तल पर गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके आसपास कई हाईटेक वेपन्स छिपे हुए थे। अगर वो कोई अजीब हरकत करती तो वे तुरंत गोली चला देते। शौर्य ने पहरेदारों को हटा दिया और उसके पास गया। उसने उसकी ब्रह्मांडीय अंगूठी ली और उसकी उंगली काट दी। उसके खून में मौजूद जेनेटिक कोड की मदद से अंगूठी को खोला और अंदर की सारी चीजें बाहर निकाल दी। कॉस्मिक रिंग्स बहुत कीमती थीं और ज्यादातर लोग उन्हें खरीद नहीं पाते थे। वेस्टा और ऑटन के पास वे नहीं थीं और सिर्फ जेराल्डिन और टेरेंस के पास थीं। टेरेंस की अंगूठी शौर्य ने ले ली थी और उसे कई अच्छी चीजें मिल गई थीं। तुम कौन हो? उसने पूछा। शौर्य मुस्कुराया। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आप निश्चित रूप से बाहरी अंतरिक्ष से हैं। आप निश्चित रूप से पृथ्वी से नहीं हैं, जेराल्डिन ने उसे घूरते हुए निश्चयपूर्वक कहा। शौर्य ने सिर हिलाया और सारे ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए। बाकी के अंडरवियर अंगूठी में डालकर उसे वापस कर दिए। जेनेटिक कोड के बिना अंगूठी बेकार थी और उसे चुराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा नाम शौर्य है, इसे गलत मत समझना। क्या पृथ्वी पर यही आपका नाम है? उसने पूछा। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे घूरता रहा। नेटवर्क में लॉगिन करो और नानजिंग को नीले रंग में बदल दो। जेराल्डिन ने उसका उपहास किया और उसे इग्नोर कर दिया। शौर्य ने आह भरी। मुझे वास्तव में यातना पसंद नहीं है, लेकिन ये कैंप है। उनके पास आपको अधीन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। इन मूल निवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जेराल्डिन क्रोधित हो गई। लेकिन उससे पहले तुम्हें इससे भी अधिक भयानक कीमत चुकानी होगी। शौर्य ने उसे ठंडेपन से देखा। जेराल्डिन ने शौर्य से नजरें मिलाई और आखिरकार मान गई। आखिरकार वो सिर्फ एक छात्रा थी। वो धरतीवासियों के प्रति घमंडी, रूखी और यहां तक कि क्रूर भी हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ हैसियत के अंतर के कारण था। एक बार ये अंतर मिट गया तो वो एक आम छात्रा से अलग नहीं रही। जेराल्डिन ने शौर्य की आंखों के सामने ही नानजिंग का रंग नीला कर दिया। शौर्य ने देखा कि पृथ्वी का एक हिस्सा नीला हो गया था, जिसका मतलब था कि वे जगहें पूरी तरह से इन छात्रों के कंट्रोल में थीं। बेशक सभी ऐसे नहीं थे, हो सकता है कि कुछ लोगों को रंग बदलने के लिए मजबूर किया गया हो, लेकिन ऐसे मामले दुर्लभ थे। चीन, यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि अफ्रीका के भी कई हिस्से नीले पड़ गए थे। शौर्य को सबसे ज्यादा चिंता हुबेई की थी, जो भी नीला पड़ गया था। क्या विक्रम ने हार मान ली है? शौर्य ने सोचा। या फिर उसे मार दिया गया था? मैं तुमसे पूछता हूं, छात्रों में सबसे मजबूत कौन है? शौर्य ने जेराल्डिन को घूर कर देखा। जेराल्डिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। ग्रह विकास परीक्षण महान यू साम्राज्य द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें विभिन्न अकादमियों के छात्र शामिल हैं। मैं केवल प्रथम सैन्य अकादमी के बारे में जानती हूं और टेरेंस बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। मैं वास्तव में दूसरों के बारे में नहीं जानती। शौर्य ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। असली परीक्षा 2 महीने बाद होगी और उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वे छात्रों के पहले बैच को संभाल लेंगे। उस समय हर कोई व्यस्त था और शौर्य खुद नानजिंग से आकाश के दायरे में मौजूद उन उत्परिवर्ती जानवरों को मारने के लिए निकला था जिनका उसके गैजेट ने पता लगाया था। 5 दिन बाद ही सबने काम करना बंद कर दिया। शौर्य ने सभी कप्तानों के साथ बैठक की, जिसमें सौम्या भी शामिल थी, जो अभी अभी अग्रिम मोर्चे से वापस आई थी। जय शौर्य की क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त था। उसने कैंप में शामिल होने के कुछ समय बाद ही जल्लाद की जगह ले ली थी और उसे लगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। उसके सहयोग की बदौलत जय पहले ही पृथ्वी लोक में प्रवेश कर चुका था, जो एक साधक के बराबर था। एक बार जब वो प्रहरी लोक में पहुंच जाता तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती। शौर्य की प्रशंसा से जय प्रेरणा से भर गया और उसने मन ही मन कसम खाई कि वो जल्द से जल्द और भी मजबूत बनेगा। वो जितना ज्यादा प्रेरित होता, शौर्य उसकी उतनी ही ज्यादा प्रशंसा करता। सब कुछ एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा था। बैठक में कोई भी शौर्य की ताकत से सहमत नहीं था। आकाश क्षेत्र की लड़ाई में हस्तक्षेप करने का उसका साहस उसकी ताकत का प्रमाण था। इसके अलावा शौर्य पहले ही स्वीकार कर चुका था कि वो आकाश क्षेत्र में पहुंच गया है। ये एक जल्लाद की ताकत थी और ऐसी ताकत नहीं जिसे कोई कप्तान चैलेंज करने की हिम्मत करे। जहां तक जेराल्डिन का पक्ष लेने वाले 2 कप्तानों का सवाल है, शौर्य ने उनके पदों को छीन लिया और उनके अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें सेना में डेमोट कर दिया। शौर्य ने शेष 8 कप्तानों से कहा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्रिम मोर्चे पर काम छोड़कर नानजिंग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। किसी ने हिचकिचाहट के साथ कहा, राजधानी तक रास्ता खोलना जल्लाद की बुनियादी योजनाओं में से एक था। इसे छोड़ देना अच्छा नहीं होगा। चश्मा पहने लड़की गंभीर ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं सहमत हूं। नानजिंग की वर्तमान ताकत के साथ ये अन्य क्षेत्रों से जुड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रवीण और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। शौर्य खड़ा हुआ तो फिर तय हो गया। सभी सैनिकों को वापस बुलाओ और पश्चिम की ओर बढ़ो। हम धीरे धीरे खोया हुआ इलाका वापस पालेंगे। फिर वो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मुझे सौर मंडल का एक तारा चित्र ढूंढो। जितना विस्तृत होगा उतना अच्छा होगा। बैठक में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे, लेकिन कोई भी बोला नहीं। गंभीर शौर्य को जाते हुए देखकर गहरी सोच में पड़ गई। उसे लगा कि यह व्यक्ति जल्लाद से भी ज्यादा दबंग है और नानजिंग पर भी उसका कोई मंसूबा है। जल्लाद ने उसे शहर पर अस्थायी रूप से शासन करने दिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने जल्लाद की योजनाओं पर पानी फेर दिया। हालांकि वो सहमत थी, लेकिन अगर जल्लाद जाग गया तो क्या होगा? प्रवीण, फिलहाल जल्लाद के पास ही रहो, गंभीर ने प्रवीण से फुसफुसाते हुए कहा। प्रवीण हैरान था। कुछ नहीं, बस जल्लाद की रक्षा करो। उसे चिंता थी कि शौर्य जल्लाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसे मारकर नानजिंग पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेगा। उनके सामने सौम्या की आंखें बातचीत सुनते हुए चमक उठीं। शीतारा कुछ दिन पहले ही अकेले ही उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़ी थी। शौर्य ने उसके साहस की सराहना की, लेकिन ये कोई समझदारी भरा डिसीजन नहीं था। कैंप में कभी 80,000 साधक थे, लेकिन अग्रिम मोर्चे पर गए लोगों को हटाने के बाद केवल 50,000 ही बचे थे। शहर की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत हो गई थी और विभिन्न कप्तान अब शहर के हर कोने पर पहरा दे रहे थे। जैसे जैसे डूबते सूरज की आभा फीकी पड़ती गई, आकाश में प्रकाश की किरणें चमकने लगीं और उड़ते हुए उत्परिवर्ती जानवरों को नष्ट कर दिया। शहर की दीवारों के ऊपर से शौर्य बोला, अगर जानवरों या ज़ॉम्बी की भगदड़ दिखे तो बंदूकों का इस्तेमाल करो। संसाधनों को बर्बाद करने से मत डरो। समझ गया, दोनों कप्तानों ने उत्तर दिया। अचानक दूर से चीख की आवाज आई, क्योंकि जमीन पर पड़े ज़ॉम्बी खून के कुंडों में बिखर गए थे। एक विशाल उड़ने वाला म्यूटेंट एनिमल कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ सीधे नानजिंग की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग घबरा गए। हमला, हमला! शौर्य ने आंखें सिकोड़ी और हाथ में ऑटन की तलवार लिए हवा में उछल पड़ा।
उसने सेंटिनल एनर्जी से वार किया और उड़ते हुए म्यूटेंट एनिमल को जमीन पर पटक दिया। उसका सिर विचित्र ढंग से मुड़ गया था और वो दर्द से कराह रहा था। शौर्य जमीन पर गिरा और जानवर की पीठ पर पैर रखकर अपनी तलवार उसके दिमाग में घुसा दी। जानवर 2 बार कांपा और फिर जमीन पर गिरकर मर गया। अनगिनत लोग इस दृश्य को देखकर चौंक गए, लेकिन फिर जोर से जयकारे लगाने लगे। किसी ने हिडन सैंट चिल्लाना शुरू कर दिया और अनगिनत लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। शौर्य का मुंह फड़क उठा। वो ये उपाधि धारण नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से भीड़ को रोका, लेकिन छिपे हुए ऋषि का नाम धीरे धीरे फैल गया। नानजिंग के आसपास ज्यादा ज़ॉम्बी या उत्परिवर्ती जानवर नहीं थे। उनमें से ज्यादातर को कैंप ने खदेड़ दिया था। शौर्य के ऑर्डर का पालन करते हुए कैंप ने अपनी ज्यादातर सेना पश्चिम की ओर केंद्रित कर दी और लगभग आधे कैप्टन रास्ता बनाने के लिए अग्रिम मोर्चे की ओर बढ़ गए। अधिकाधिक संख्या में जीवित बचे लोग नानजिंग पहुंचे और स्वाभाविक रूप से अधिक साधक भी। आधा महीना जल्दी ही बीत गया और छात्रों के दूसरे बैच के आने में 70 दिन से भी कम समय बचा था। इस दौरान शौर्य ने स्टार क्रिस्टल्स का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया था और अपनी शक्ति का स्तर 1500 तक बढ़ा लिया था। उसके पास अभी भी आधे क्रिस्टल्स बचे थे। स्टार क्रिस्टल का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा अवशोषण को तेज करना नहीं था, बल्कि युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण देना और शक्तिशाली तकनीकी हथियारों के लिए शक्ति स्रोत के रूप में कार्य करना था। ऊर्जा की कमी होने पर इनका उपयोग ऊर्जा की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता था। अधिकांश साधक जो फॉर्मकास्ट मॉडल का उपयोग करते थे, वे स्टार क्रिस्टल से ऊर्जा शायद ही कभी अवशोषित करते थे। युद्ध तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और युद्ध तकनीकें ही किसी शक्तिशाली हथियार का आधार होती थीं। शक्तिशाली युद्ध तकनीकें किसी व्यक्ति की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती हैं और सतह पर किसी व्यक्ति की शक्ति का स्तर जितना अधिक होगा, उससे डरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बेशक किसी का पावर लेवल जितना ज्यादा होता, उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती। वही हमला ज्यादा असर कर सकता था। उदाहरण के लिए टेरेंस का शॉकवेव पाम जेरल्डाइन की युद्ध तकनीक से मेल खा सकता था, लेकिन उसने अपनी युद्ध तकनीक को प्रशिक्षित करने के लिए अपने स्टार क्रिस्टल का एक हिस्सा अभी भी रखा था। अफसोस की बात है कि वो कामयाब नहीं हुआ, वरना आधे महीने पहले हुई लड़ाई का अंत कुछ और होता। शौर्य अपने बचे हुए स्टार क्रिस्टल का उपयोग सीरियस पाम को प्रशिक्षित करने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ और प्रयास करना था। आधे महीने के बाद जेराल्डिन ने अंततः हार मान ली और शौर्य से मिलने की इच्छा जताई। शौर्य जेराल्डिन पर दया नहीं कर रहा था। हालांकि उसने उसे प्रताड़ित नहीं किया था, उसने उसे एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया था, जहां न तो कोई बात करता था और न ही कोई उसका साथ देता था। हालांकि उसे खाना मिलता था, लेकिन वो घटिया क्वालिटी का था, जिसमें सिर्फ म्यूटेंट चूहे का मांस होता था। ये 2 हफ्ते उसके जीवन के सबसे काले दिन थे और आखिरकार वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जेराल्डिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें धुंधली थीं। उसका शरीर एक अप्रिय दुर्गंध से भरा हुआ था और वो विनती भरी नजरों से शौर्य की ओर देख रही थी। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? उसने उदासीनता से पूछा। मैं नानजिंग की रक्षा में आपकी मदद कर सकता हूं और आप जो चाहें मैं करूंगा। मुझे जाने दो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शौर्य ने उसे घूरकर देखा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। इस मुकदमे में तुम्हारा आखिरी मिशन क्या है? उसकी आंखें चमक उठीं। तुम सचमुच विद्यार्थी नहीं हो? तो फिर तुम पृथ्वी पर कैसे पहुंचे? ये जगह महान यू साम्राज्य की निगरानी में है। तुम अपनी मर्जी से यहां आ जा नहीं सकते। शौर्य जाने के लिए मुड़ा। जेराल्डिन चिल्लाई, रुको, मैं बस क्यूरियस हूं, मैं अब और नहीं पूछूंगी। हमारा मिशन एक भगोड़े को पकड़ना है। शौर्य ने उत्सुकता से मुड़कर पूछा, एक भगोड़ा? जेराल्डिन ने सिर हिलाया। मुकदमे से एक दिन पहले हमें सूचित किया गया था कि एक भगोड़ा सर्वेलांस नेटवर्क के जरिए पृथ्वी में घुस आया है और इस ग्रह का विकास कर रहा है। साम्राज्य शुरू में नहीं चाहता था कि हम इस ग्रह पर मुकदमे के लिए आएं, लेकिन चूंकि पृथ्वी का विकास हो चुका है, इसलिए उनके पास स्थान बदलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए हमें कुछ महीनों की देरी हुई, वरना हम कुछ महीने पहले ही पहुंच गए होते। क्या आप ही वो व्यक्ति नहीं थे जिनके कारण पृथ्वी का विकास हुआ? जेराल्डिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जिस ग्रह पर हमें प्रशिक्षण लेना था वो पृथ्वी से काफी दूर है। शौर्य को ऐसी जानकारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। पृथ्वी का विकास महान यू साम्राज्य के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर से हुआ था। भगोड़ा, नेपच्यून, क्या ये वो लाश हो सकती है? भगोड़े की पहचान क्या है? जेराल्डिन ने कुछ बार खांसते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। उसकी पहचान बहुत गुप्त है, कोई भी उसका चेहरा या नाम नहीं जानता। तो फिर आप उसे कैसे ढूंढेंगे? ये एक मिशन है, एक परीक्षण मिशन इतना सरल नहीं हो सकता। अगर आप भगोड़े को ढूंढ भी लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप छात्र उसे पकड़ पाएंगे? शौर्य हैरान था। वो इनरवर्स से आउटरवर्स में भाग गया था और बहुत पहले बुरी तरह घायल हो गया था। मेल्डर क्षेत्र से आगे उसकी ताकत बरकरार रखना उसके लिए इम्पॉसिबल है। उस पर मौजूद हर चीज नष्ट हो गई है और उसने जीवित रहने के सभी साधन खो दिए हैं। 10 मिनट बाद जेराल्डिन को रिहा कर दिया गया और शौर्य ने किसी को उसे स्नान कराने और उसकी चोटों का इलाज करने के लिए कहा। जेराल्डिन पूरे 1 दिन तक शौर्य के सामने नहीं आई और दूसरे दिन दोपहर तक वे फिर से नहीं मिले।
यद्यपि आधा महीना कष्टदायक रहा था, फिर भी उसके दाहिने कंधे को छोड़कर उसकी सभी चोटें ठीक हो गई थीं। ये ब्रह्मांड की विशेष उपचार औषधि की शक्ति थी। जब वे दोबारा मिले तो शौर्य उसे प्रलय शिखर के एक विशाल घास के मैदान में ले गया। तुम्हारा कंधा छोड़कर सब ठीक हो गया है, कैसा लगा? क्या आप मुझे हराने की कोशिश करना चाहते हैं और मुझे कैद होने के दर्द का स्वाद चखाना चाहते हैं? जेराल्डिन ने शौर्य को घूरकर देखा। उसके हाथ और पैर अभी भी जंजीरों से बंधे हुए थे। शौर्य मुस्कुराया। दिखावा करना बंद करो, ये चीजें तुम्हें तुम्हारी ताकत से नहीं बांध सकती। वो जोर से जंजीरों से आजाद हो गई, लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक चुभता हुआ दर्द हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने आह भरते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शौर्य ने टेरेंस की कमर से उसकी बंदूक निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ये बंदूक नहीं है। जेराल्डिन ने उस ऊर्जा बंदूक को देखा जिसे शौर्य ने जमीन पर फेंक दिया था, और वो हैरानी से देख रही थी। ये टेरेंस का लाइफगार्ड वेपन था, जो सेंटिनल्स को भी डरा सकता था। इसीलिए जेराल्डिन शौर्य से सावधान थी। लेकिन अब शौर्य ने उसे स्वेच्छा से छोड़ दिया था। चलो, तुम मुझे हराने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम जीत गए तो नानजिंग तुम्हारा हो जाएगा और तुम अपना बदला भी ले लोगे। कितना अच्छा होगा। जेराल्डिन की आंखें चमक उठी और अपने लंबे बालों को झटकते हुए वो शौर्य की ओर दौड़ी। वो पूरी ताकत से लड़ने वाली थी, भले ही उसे सिर्फ एक हाथ से ही लड़ना पड़े। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कम से कम बराबरी तक तो लड़ ही सकती है, भले ही वो इस व्यक्ति को आसानी से हरा न सके। शौर्य के पास पहुंचते ही जेराल्डिन के पैरों से चिंगारियां निकलने लगी। उसकी बाईं हथेली जमीन पर फिरने से चिंगारियां निकलने लगी। फ्लेमिंग पाम। शौर्य ने जेराल्डिन की फ्लेमिंग पाम को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसने रोविंग स्टेप से उसे आसानी से चकमा दे दिया और लापरवाही से एक अग्नि क्रिस्टल फेंक दिया। ये काफी नहीं है, फिर से। जेराल्डाइन हैरान था, लेकिन उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चूंकि उसने पहले ही चाल चल दी थी, इसलिए वो पूरी ताकत से आगे बढ़ा। आग का क्रिस्टल टूट गया, जिससे एक भयंकर नरक का निर्माण हुआ जो आसमान में उठ गया। जेराल्डाइन आग की लपटों के ऊपर से कूद गया और अपनी बाईं हथेली घुमाई। जैसे ही लपटें एक साथ इकट्ठी हुई, मानो उनका अपना मन हो। फिर उसकी हथेली के बीच में एक और भी गहरी लौ प्रकट हुई और उसने उसे शौर्य की ओर पटक दिया। शौर्य की निगाहें ठंडी पड़ गई। वो आधा शरीर पीछे हटा और अपनी दाहिनी हथेली ऊपर उठाई। जेराल्डाइन की फ्लेम पाम की ओर थपथपाते हुए उसकी हथेली में तारे उभर आए। टकराना। गर्मी की एक लहर उठी और झटके से जमीन फट गई। लपटें आसमान में ऊंची उठ गईं और फिर अनगिनत चिंगारियों में बदल गईं। दोनों के बीच एक जबरदस्त शॉकवेव उठी और जेराल्डिन ने मुंह भर खून थूक दिया और वो उड़ गई। वो जमीन पर जोर से गिरी और मुंह भर खून थूक दिया। शौर्य अपनी जगह से हिला तक नहीं और उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं बदली। जब वो सीकर था, तब उसने अपने पाम ऑफ सीरियस से टेरेंस को बुरी तरह घायल कर दिया था। अब जब वे दोनों समान शक्ति स्तर वाले सेंटिनल बन गए थे, तो सीरियस पाम और भी शक्तिशाली हो गया था। उसने जेराल्डिन को न मारकर दया दिखाई थी। जेराल्डिन जमीन पर गिर पड़ी और सदमे में उसे देखने लगी। ये कैसे पॉसिबल है? वो जानती थी कि इस व्यक्ति की युद्ध तकनीक कितनी शक्तिशाली है। उसने उसकी ब्लेजिंग पाम को तब हराया था जब वो नया नया प्रहरी बना था, लेकिन उस समय वो अभी भी घायल थी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। हालांकि इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और ये व्यक्ति एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। कैंप से सैनिक तेजी से दौड़े, लेकिन शौर्य ने उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया। वो जेराल्डिन के पास गया और बोला, क्या तुम अब भी विरोध करना चाहती हो? उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। ये कौन सी युद्ध तकनीक है? शौर्य ने व्यंग्य किया, ट्रिपल शॉकवेव पाम। ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी शॉकवेव पाम नहीं है, उसने कमजोरी से कहा। शौर्य ने बंदूक उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने एक किंवदंती के बारे में नहीं सुना है? एक बार एक शक्तिशाली ग्रह ने एक तारे को चकनाचूर करने के लिए 100 गुना शॉकवेव पाम का इस्तेमाल किया था। एक ट्रिपल शॉकवेव पाम आपको आसानी से हरा सकता है। जेराल्डाइन अभी भी सदमे और अविश्वास में डूबी हुई थी। यह स्वीकार करना कठिन था कि जो व्यक्ति कभी उसे इतनी आसानी से दबा सकता था, उसने अब उसे हरा दिया है। जाओ, अपना इलाज करवाओ। अब से तुम मेरी निजी अंगरक्षक हो। शौर्य ने जेराल्डिन की तरफ मुस्कुराकर जाने के लिए मुड़ा। जेराल्डिन को बहुत बुरा लगा और उसने फिर से मुंह में खून थूक दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस कमीने ने उसे कुछ करने को कहा था। वो उसे वश में करना चाहता था। शौर्य अपने घर लौटकर बहुत खुश था। हालांकि उसकी शक्ति का स्तर केवल 1500 था, लेकिन सीरियस पाम के साथ टेरेंस भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिरकार उसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता आ गई थी। शौर्य ने जय को बाहर पहरा देने को कहा और घोषणा की कि वो एकांतवास में जा रहा है। उसने प्रलय शिखर के सील ट्रेनिंग रूम से एक स्टार क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया। उसे अवशोषित करने के बजाय उसने अपना पासा निकाल लिया। आखिरी बार इस्तेमाल के बाद से ही पासा धुंधला सा हो गया था, लेकिन उसने उसे कई बार गौर से देखा और पाया कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसने अनुमान लगाया कि ऐसा करने के लिए उसे तारे की ऊर्जा की जरूरत होगी। जैसे ही पासा बाहर निकाला गया, ट्रेनिंग रूम में भरी तारा ऊर्जा उसकी ओर उमड़ पड़ी और पासे द्वारा अवशोषित कर ली गई।
जैसे जैसे शौर्य ने एक एक करके स्टार क्रिस्टल निकाले, उसकी सतह पर मंद चमक धीरे धीरे कम होती गई। अंततः जब केवल एक स्टार क्रिस्टल बचा तो पासा अपने मूल स्वरूप में लौट आया। ये धुंधली चमक में लिपटा हुआ था। शौर्य ने अपना माथा पोंछा। इस काम के लिए बहुत ज्यादा तारा ऊर्जा की जरूरत होगी। उसने हिसाब लगाया कि जेराल्डिन ने जितने स्टार क्रिस्टल जमा किए थे और पिछले कुछ दिनों में टेरेंस ने जितनी ऊर्जा सोखी थी, उसके लिए लगभग आधा घन मीटर स्टार क्रिस्टल की जरूरत होगी। और इसमें उस ऊर्जा के एक्सप्लोजन की गिनती भी नहीं है जो टेरेंस ने जेराल्डिन को सेंटिनल क्षेत्र में घुसने पर दी थी। अगर सब कुछ जोड़ दिया जाए तो शायद 1 घन मीटर स्टार क्रिस्टल की जरूरत होगी। इस परीक्षण के लिए टेरेंस जितने स्टार क्रिस्टल अपने साथ लाया था वो उसकी सीमा से बाहर था। एक अमीर छात्र भी स्टार क्रिस्टल का एक क्यूब नहीं ला पाता, जिससे पता चलता है कि ये चीज कितनी कीमती थी। हर बार इस्तेमाल करने पर यह स्टार क्रिस्टल का एक क्यूब खा जाता था। शौर्य को लगा कि भविष्य में वो बहुत गरीब हो जाएगा और उसे अमीर बनने का कोई रास्ता खोजना होगा, अन्यथा ये खर्च न कर पाएगा। वो पासे को नहीं छोड़ेगा। इसने उसे पहली बार इस्तेमाल करने पर ही स्वर्ग विरोधी सीरियस 8 दे दिया था और कौन जाने भविष्य में ये उसे क्या देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं था और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने चोरी की है माइनस नहीं, ली है माइनस। पासा कई लोगों के लिए धोखा था। भले ही वो 10 या 100 ही क्यों न हो, फिर भी वो उसका उपयोग करेगा। 1 घन मीटर तारा ऊर्जा की तो बात ही छोड़ दीजिए। शौर्य ने हवा में तैरते पासे को देखा और अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, चलो अपनी किस्मत दिखाने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार ये मेरे लिए कुछ अच्छा लाएगा। उसने पासे को हल्के से थपथपाया, मानो वो किसी तीर्थ यात्रा पर हो, जिससे वो तेजी से घूमने लगा। आखिरी 5 चेहरों पर लगे अंक गायब हो गए और सिर्फ एक ही चेहरा बचा, 4। शौर्य उलझन में था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसके आसपास का माहौल बदल गया। ट्रेनिंग रूम गायब हो गया था और प्रलय शिखर भी गायब हो गया था। उसे बस एक अंतहीन धूसर जगह दिखाई दे रही थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसने ऊपर देखा तो अंतहीन अंधेरा था और उसके पैरों तले जमीन किसी अनजान चीज से बनी हुई लग रही थी, लेकिन वो काफी मजबूत लग रही थी। उसके पीछे संख्याओं की एक श्रृंखला धीरे धीरे बदल रही थी। 25,920, 25,919, 25,919, 25,919, 25,919। शौर्य ने अनजाने में इस स्थान के उपयोग के बारे में सोचा। ये टाइम स्टॉप स्पेस था। शौर्य हैरान रह गया। ये क्या बकवास है। ये नाम तो उसने सिर्फ किंवदंतियों में ही सुना था। उसके पासे का ऐसा काम कैसे हो सकता है। 4 का मतलब था कि वो टाइम स्टॉप स्पेस में 3 दिन तक रह सकता था और पीछे के अंक सेकंड की संख्या दर्शाते थे। दूसरे शब्दों में, अगर वो आखिरी सेकंड तक भी स्पेस में रहे तो भी बाहरी दुनिया का समय नहीं बदलेगा। शौर्य ने धीरे धीरे बदलते आंकड़ों को देखकर आह भरी। क्या उसकी जन्मजात प्रतिभा कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। उसने अपना सिर हिलाकर इन विचलित करने वाले विचारों को झटक दिया। उसने हाथ उठाया और पासा एक बार फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो धुंधला और बिना रोशनी वाला था। शौर्य को आखिरकार समझ आ गया कि इस चीज ने इतनी ज्यादा तारा ऊर्जा क्यों खर्च की थी। उसे लगा कि उसने जितनी तारा ऊर्जा खर्च की थी वो उस जगह की तुलना में बहुत कम थी जो उसे मिली थी। उसने आखिरी स्टार क्रिस्टल निकाला और उसे संख्याओं पर फेंका। वो तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया और गायब हो गया और संख्या 5 सेकंड बढ़ गई। शौर्य का चेहरा तमतमा गया। 5 सेकंड बहुत कम थे। वो अवाक रह गया। शुरुआती अंतराल 3 दिनों तक चलेगा और अगर वो अपना समय बढ़ाने के लिए और ज्यादा स्टार क्रिस्टल इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। मुट्ठी भर आकार का स्टार क्रिस्टल उसके समय को केवल 5 सेकंड बढ़ाएगा और एक घनाकार स्टार क्रिस्टल उसके समय को केवल 80 मिनट बढ़ाएगा, जो प्रति घंटे 20 मिनट के बराबर था। उसकी साधना, युद्ध तकनीकें, हथियार, ऊर्जा स्रोत, पासे, समय वगैरह। उसे एहसास हुआ कि उसे हर चीज के लिए स्टार क्रिस्टल की जरूरत है और उसका पूर्वाभास और भी मजबूत होता जा रहा था। शायद भविष्य में उसे स्टार क्रिस्टल के लिए कुछ बुरा करना पड़ेगा, जैसे लोगों को लूटना। अंतरतारकीय समुद्री डाकू एक अच्छा करियर हो सकता है। शौर्य ने इधर उधर देखा। उसे यहाँ 3 दिन रुकना था, जो कि काफी मुश्किल समय था। उसके पास सीरियस पाम में प्रशिक्षण लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और उसके पास अवशोषित करने के लिए कोई स्टार क्रिस्टल भी नहीं थे। जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, वो केवल एक ही युद्ध तकनीक में प्रशिक्षण ले सकता था, स्पेसरेंडर पाम। स्पेसरेंडर पाम शॉकवेव पाम का एक उन्नत वर्जन था। ये भी एक आम युद्ध तकनीक थी, लेकिन शॉकवेव पाम की तुलना में ये भौतिक शरीर पर कहीं ज्यादा भारी पड़ती थी। ऐसे बहुत कम मेल्डर थे जो स्पेसरेंडर पाम का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन शौर्य के लिए ये एकदम सही था। उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी और उसे अपने भौतिक शरीर पर पूरा कॉन्फिडेंस था। स्पेसरेंडर पाम शॉकवेव पाम से अधिक शक्तिशाली था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये एक लंबी दूरी का हमला था जो शौर्य की कमियों की भरपाई कर सकता था। हालांकि शौर्य ने इसका प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी उसने अपने शरीर का प्रशिक्षण कभी नहीं छोड़ा। सौभाग्य से शॉकवेव पाम के लिए ज्यादा स्टार ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, वरना वो इससे वेस्टा को नहीं मार पाता। तारा ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी, लेकिन हर ग्रह का अपना एक इकोसिस्टम था जो तारा ऊर्जा से अलग था।
शॉकवेव पाम जैसी युद्ध तकनीक जो भौतिक शरीर पर निर्भर थी और भी दुर्लभ थी। ये अफसोस की बात थी कि बहुत से लोगों के पास शक्तिशाली युद्ध तकनीकों तक पहुंच नहीं थी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ज्यादातर समय ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। टाइम स्टॉप स्पेस में लोगों की संख्या कम होती गई और शौर्य को लगातार पसीना आता रहा। 3 दिन तेजी से बीत गए। उल्टी गिनती खत्म होते ही शौर्य की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया और वो फिर से प्रशिक्षण कक्ष में प्रकट हुआ। उसके आसपास का माहौल बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन उसने जल्दी से समय देखा। वाकई 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बस 1 सेकंड ही बीता था। शौर्य ने स्नान किया और अगले दिन जेराल्डिन से पुनः मिलने से पहले दिन भर आराम किया। इस समय जेराल्डिन शौर्य को भय से देख रही थी। क्या आप अपना कर्तव्य जानते हैं? उसने सहजता से पूछा। आपका अंगरक्षक? उसने फुसफुसाया। चलो चले, जल्लाद जल्द ही जाग जाएगा। शैलेश का इस पूरे समय गहन उपचार चल रहा था और उसकी चोटें जेराल्डिन से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। अगर शौर्य का हस्तक्षेप न होता तो ऑटन उसे मार देता और उससे पहले टेरेंस ने उस पर हमला किया था। आधे महीने के उपचार के बाद शैलेश का वजन काफी कम हो गया। जब शौर्य जेराल्डिन को कमरे से बाहर लाया तो प्रवीण जल्दी से खड़ा हो गया। भाई शौर्य, नहीं, जल्लाद जाग रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसे हिडन सेंट कहलाया जाए, खासकर जब छात्रों का दूसरा बैच आने वाला था। उसके लिए निशाना बनना आसान होता, लेकिन अब जब नानजिंग को यह नाम दिया जा रहा था और वो पहले से ही आकाश के दायरे में था, तो वो इसका खंडन नहीं कर सकता था। समझ गया, तुम लोग बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूं, शौर्य ने उदासीनता से कहा और प्रवीण और अन्य लोगों के पास से होते हुए वार्ड में चला गया। प्रवीण ने जेराल्डिन को सावधानी से देखा। यह औरत एक एलियन थी। जेराल्डिन को प्रवीण की कोई परवाह नहीं थी और साफ कहें तो उसे शौर्य के अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। अगर शौर्य अंतरिक्ष से ना आया होता तो उसकी गरिमा को उसके आगे झुकने में कुछ समय लगता। शैलेश के अलावा गंभीर भी वार्ड में था। जैसे ही उसने शौर्य को प्रवेश करते देखा, वो शैलेश के सामने सतर्क भाव से खड़ी हो गई। शौर्य को यह अजीब लगा। मैं तो जल्लाद से बात कर रहा हूं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? गंभीर ने मन ही मन बुदबुदाया। गंभीर, एक तरफ हट जाओ, शैलेश ने कमजोरी से कहा। गंभीर हिचकिचाया, लेकिन अंत में वो एक तरफ हट गया और खड़ा हो गया। शौर्य ने उसकी ओर देखा। आप पहले जा सकती हैं। शैलेश को देखते ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। शैलेश ने सिर हिलाया और उसे जाने की अनुमति दे दी। गंभीर अनिच्छा से चला गया। मुझे खेद है, वो मेरे बारे में बहुत चिंतित है, शैलेश ने धीरे से कहा और शौर्य को बैठने का इशारा किया। शौर्य बिस्तर के पास बैठ गई और मुस्कुराई। उसे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी। शैलेश मुस्कुराया। अगर आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते तो मैं अब जिंदा नहीं होता। मैंने सुना है कि आपने उत्तरी मोर्चे पर काम छोड़ दिया है और नानजिंग और पश्चिम पर ध्यान केंद्रित करने का डिसीजन लिया है। शौर्य ने सिर हिलाया और खिड़की की तरफ चला गया। नानजिंग में फैली अराजकता को देखते हुए, ज़ॉम्बी साल के पहले 6 महीनों में सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन वे ज्यादा आक्रामक नहीं होते और साधकों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। उत्परिवर्तित जानवर अलग होते हैं। जितना ज्यादा समय बीतता है वे उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। अगर कैंप की अग्रिम पंक्तियां बहुत लंबी खिंच जाएं तो वो ढह जाएगा। ये ठीक इसलिए है क्योंकि सर्वनाश केवल आधे साल से चल रहा है। इसलिए मैं जल्द से जल्द दूसरों से संपर्क करना चाहता हूं और भारत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहता हूं। यही कारण है कि शितारा ने नानजिंग आने का जोखिम उठाया। शौर्य ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। हर दिन आपके कितने लोग हताहत होते हैं? आप कब तक खुल सकते हैं? मैंने सौम्या से आपको रिपोर्ट करवाई थी कि आपके तथाकथित सुरक्षित मार्ग में एक ज़ॉम्बी किंग प्रकट हुआ है। ज़ॉम्बी किंग बुद्धिमान है और विकसित हो सकता है। वो अजीबोगरीब चीजों को खाकर एक अलग तरह का हमला भी कर सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई कैप्टन निपट सके। क्या आप व्यक्तिगत रूप से अग्रिम मोर्चे पर जा सकते हैं? तुम कितना दूर जा सकते हो? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आकाश के दायरे में कोई उत्परिवर्ती जानवर नहीं होगा? शैलेश एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर कड़वाहट से बोला, मुझे पता है, लेकिन मुझे राजधानी से होकर जाना है। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय क्या हुआ था और शायद सर्वनाश की जड़ का पता लगा सकूं। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। सर्वनाश की जड़? शैलेश ने शौर्य को गंभीरता से देखा। उस समय भारत नेपच्यून से एक शव वापस लाया था और कुछ जानकारी प्राप्त की थी। हमने इस जानकारी का उपयोग बाकी सभी से आगे निकलने के लिए किया और सर्वनाश के बाद सप्तऋषि बन गए। हालांकि उस शव में कुछ गड़बड़ थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक असामान्य पदार्थ का पता लगाया जो कोशिकाओं में उत्परिवर्तन पैदा कर सकता था। मेरा अनुमान है कि सर्वनाश उस शव से आया था। उसके बाद क्या हुआ? शौर्य ने पूछा। शैलेश ने कड़वाहट से कहा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन असाधारण पदार्थों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए नंबर 1 ने लाश को दूर ले जाने का ऑर्डर दिया। उसी समय हम 7 लोगों को भारत के विभिन्न हिस्सों की रखवाली के लिए अलग कर दिया गया। शायद नंबर 1 ने उस समय पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था, लेकिन जिस दिन लाश को दूर ले जाया गया उसी दिन दुनिया का अंत आ गया। शौर्य ने शैलेश को घूर कर देखा। शैलेश छत की ओर घूरते हुए बोले, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, बस इतना पता है कि दुनिया एक पल में बदल गई।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नंबर 1 के शोधकर्ता और कई अन्य लोग एक एक्सप्लोजन में मारे गए। हमने उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ। यहां तक कि राजधानी में धराधर को भी नहीं पता था। लाश का क्या हुआ? शौर्य ने जल्दी से पूछा। लाश उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी। उसमें एक फॉर्मकास्ट मॉडल था और शायद यही वो यूनिवर्स से भागा हुआ इंसान था जिसकी तलाश छात्र कर रहे थे। शैलेश ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। घटना स्थल पर केवल लावा से भरा एक गड्ढा था। एक्सप्लोजन में सारी जानकारी नष्ट हो गई और इससे सर्वनाश हो गया। शौर्य ने पलटकर देखा कि शैलेश झूठ नहीं बोल रहा था। उसने लाश ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत की थी और हुबेई से नानजिंग तक का सफर भी तय किया था, लेकिन सप्तऋषियों को भी नहीं पता था कि लाश कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि उसे राजधानी जाना ही होगा। अच्छे से आराम करो, मैं जा रहा हूं, शौर्य ने कहा। आप नानजिंग छोड़ रहे हैं? शैलेश ने पूछा। शौर्य ने शैलेश की ओर देखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? बिल्कुल नहीं। नानजिंग की रक्षा तभी हो सकती है जब तुम यहीं रहो। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। जब तुम पृथ्वी लोक में थे तब तुम सबसे ताकतवर एलियन को भी घायल कर सकते थे। अब जब तुम आकाश लोक में हो तो तुम निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। कैंप तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करेगा और मैं भी उनका पालन करूंगा, शैलेश ने गंभीरता से कहा। शौर्य आश्चर्यचकित था। क्यों? अगर मैं चला भी जाऊं तो भी नानजिंग तुम्हारी दुनिया रहेगी और तुम जल्लाद ही रहोगे। शैलेश ने जोर से हंसते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि हम वो उपाधि चाहते हैं? मैं नानजिंग की रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नंबर 1 ने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया है। मैं एक सैनिक हूं और चाहे ग्लोरी रहे या न रहे, मैं अपने ऑर्डर्स का पालन करूंगा। नानजिंग के लाखों लोगों का अस्तित्व किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें और उनकी रक्षा करें। शौर्य ने शैलेश की आंखों में देखा और शैलेश ने बिना पीछे हटे उसकी नजरों से नजरें मिलाई। थोड़ी देर बाद शौर्य ने सिर हिलाया। मैं फिलहाल यहीं रहूंगा, और वार्ड से बाहर चला गया। शैलेश ने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। आधे महीने पहले हुई लड़ाई ने उस पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी थी। तथाकथित जल्लाद एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था और लाखों लोगों की जान बचाने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि शौर्य यहीं रहेगा, जीने से ही भविष्य बनेगा। उसने शौर्य को जो कुछ भी बताया था वो अति गोपनीय था, लेकिन ये उसकी ईमानदारी का भी संकेत था। गंभीर वार्ड से निकलकर जल्दी से अंदर आया। शौर्य ने प्रवीण को सिर हिलाया और जेराल्डिन के साथ चला गया। सैनिक एक भारी शब्द था जो जिम्मेदारी का प्रतीक था। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और शौर्य इसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। वो शैलेश का सम्मान करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा उसके साथ रहकर उसकी मदद करेगा।